तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि द्रव्य में आते हैं। जो कारण द्रव्य अपन ने पढ़े थे, है ना, ख आदि ने आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव संग्रह, उसमें ख आदि ने यानी कि महाभूत आए थे, उनके बारे में अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। यानी कि पहले कह सकते हैं कि जो कारण द्रव्य है उनको अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कारण द्रव्य में अपने 5 महाभूत आते हैं, तो इनको भी अपन को स्टडी करना है कि क्या लक्षण होते हैं, इनके पर्याय क्या होते हैं। इसे वन बाय वन जो टॉपिक बनाकर या आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसमें भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आकाश महाभूत लेते हैं, उसके बाद वायु, अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। इस हिसाब से अपन महाभूत पढ़ेंगे और उनमें भी कॉमन टॉपिक होंगे। सबसे पहले व्युत्पत्ति देखेंगे, फिर पर्याय देखेंगे, फिर उत्पत्ति देखेंगे, है ना, फिर लक्षण देखेंगे, फिर इसके गुण देखेंगे, फिर प्रशस्त भाष ने क्या इसके गुण माने हैं वो देखेंगे, और इसमें से कौन सा रज और सतरज तम में से कौन सा बहुल्य होता है, और इसके लास्ट में जाके भेद देखेंगे, और अपने शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं, और दूसरा क्या चिकित्सा में यूज है। ये चीज अपन पॉइंट बना बना के सभी में एक जैसे याद रखना, क्योंकि कॉमन टॉपिक है, कॉमन पॉइंट बनेंगे सारों में। ठीक है, चाहे आप नोट्स बनाओ तो उसमें नोट कर लेना, अदरवाइज आपकी बुक में भी इसको हाईलाइट कर लेना इस टाइप से। ठीक है, तो अपन सबसे पहले आकाश महाभूत पढ़ते हैं। तो आकाश महाभूत क्या की जो व्युत्पत्ति देखते हैं, ये शब्द कैसे बना है, तो वो देखो, क्राश्य दीप्तो धातु से आकाश शब्द उत्पन्न हुआ है ना। कैसे, ये ध्यान रखना पड़ेगा, सब में लिखना पड़ेगा। यदि महाभूत आ जाता है आकाश महाभूत का वर्णन करो, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, व्युत्पत्ति लिखनी पड़ेगी। व्युत्पत्ति कैसे लिखोगे, तो क्राश दीप्तो धातु से आकाश शब्द बनाया। ध्यान रखना, इसका ये इंपॉर्टेंट है। क्राश ये मिलता भी नहीं है, मतलब कहीं सिमिलरिटी भी नहीं आ रही इस आकाश से, कैसे बना होगा। तो क्राश दीप्तो धातु से आकाश शब्द व्युत्पन्न। अब इनके पर्याय देखते हैं। आप सभी जानते हो, गगन भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, नभ नभ नापसी भी बोलते हैं ना इसको, आकाश को। तो ये नभ भी बोलते हैं, गगन व्योम, इनके पर्याय हो गए। फिर उत्पत्ति देखें कि कैसे उत्पन्न हुआ है। तो हम सभी जानते हैं जैसे कि ये इस टाइप से उत्पन्न हुआ होगा कि कहीं ना कहीं जो तन मात्राएं उसको महाभूत को उत्पन्न करी। तो जो शब्द तन मात्राएं, इधर लेफ्ट साइड में देखना जहां पर कर्सर है मेरा, कि शब्द तन मात्राएं वो किसको, आकाश को उत्पन्न करती हैं। अपन जानते हैं तन मात्राओं से महाभूत उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हैं सूक्ष्म महाभूत से क्या उत्पन्न होते हैं, महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं। तो तन मात्रा क्या है, सूक्ष्म भूत है, जिससे क्या उत्पन्न हो रहा है, महाभूत उत्पन्न हो रहा है, क्या, आकाश। तो शब्द से क्या उत्पन्न हुआ, आकाश। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि जो भी शब्द तन मात्रा से उत्पन्न भी मानते हैं, कौन कौन मानते हैं, सांग। ये नहीं याद रखना, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना, आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द तन मात्रा से उत्पन्न हुई है। ठीक है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि आकाश क्या होता है, नित्य होता है ना, सब जगह होता है, इसलिए इसकी ब्रह्मा या ब्रह्मा से उत्पत्ति भी मानी जा सकती है। ठीक है, या किसी से उत्पत्ति नहीं हुई है ऐसा भी मान सकते हैं। तो ये अलग अलग न्याय का है। वैसे आपको याद कौन सा रखना है, शब्द तन मात्रा से इसकी उत्पत्ति हुई है, या इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती है, अव्यक्त से इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, या ब्रह्म से उत्पत्ति हुई, ऐसा सिर्फ आपको याद रखना है। फिर यदि इसके लक्षण के बारे में बात करें, तो इसके क्या लक्षण है वो यदि देखते हैं अपन, पॉइंट बना बना के अपन देख रहे हैं हर चीज को। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लक्षण देखें, तो देखो, आकाश शब्द है ना, आकाश में शब्द गुण होता है, अपन पहले ही देख चुके हैं, शब्द तन मात्रा होती है ना, शब्द गुण होता है। अब ये आकाश क्या होता है, एक ही होता है, अलग अलग यूनिवर्सल थोड़ी है, क्या एक ही यूनिवर्सल है, आकाश एक ही है, तो वो चीज आकाश भी क्या है, एक है। ठीक है, तो आकाश के जो लक्षण में देख सकते हैं अपन के गुण, शब्द गुण होता है, और एक होता है विभु। विभु उसे कहते हैं जो सब जगह अवेलेबल हो। तो आकाश क्या है, सभी जगह एक ही है, अवेलेबल है, तो विभु हो गया है ना। अब ये नित्य होता है, अनित्य नहीं होता है, ध्यान रखना। जो नित्य है उसके भेद नहीं हो सकते, तो ध्यान रखना, इसके भेद नहीं करेंगे अपन। बाकी जो भी इसके वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, महाभूत आएंगे उनके भेद पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो नित्य के साथ अनित्य भी होता है। ठीक है, परमाणु रूप में तो नित्य है, जबकि अणु रूप में हो गया तो वो अनित्य हो गया। इसी तरह अपना जो आकाश है वो तो क्या है, नित्य है। ठीक है, और एक है विभु है, ये चीज ध्यान रखना, आप लिख सकते हो लक्षण में। यदि और आप समझना चाहते हो कि लक्षणों में और क्या लिखे दिए, कोटेशन सबको याद होना चाहिए। खरत्व, द्रवत्व, चलो उष्णत्व, भूचल अनिल तेजसाम आकाश अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। यानी कि जो क्रम बता रखा है इसने, क्रम, चरक, शारीरिक स्थान, फर्स्ट का कोटेशन है। अभी ये क्रम क्या बता रखा है, इसने पृथ्वी ले ली। पृथ्वी के बाद जैसे कि नीचे से पढ़ते हैं ना अपन, तो पृथ्वी पृथ्वी ले ली, फिर जल महाभूत आता है, फिर क्या आता है, दोनों के वो बता दिए, चल और उष्णत्व। ठीक है, चल और उष्णत्व बता दिए। देखो यहाँ पर भू, भू यानी कि पृथ्वी हो गई, जल हो गया, फिर अनल, अनल मतलब वायु हो गई, तेज मतलब अग्नि हो गया, है ना, फिर आकाश बता दिया। अब इनके सबके क्या बता दिए इसने, क्या क्या गुण होते हैं, है ना, क्या क्या लक्षण होता है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, आकाश पढ़ रहे हैं। तो आकाश में क्या होगा, अप्रतिघात, यानी कि एक ऐसा गैप है, मतलब जहां भी आकाश होगा वहां पर गैप होगी। ठीक है, जैसे आप रूम में बैठे हो आप पे, तो आप जैसे भी हाथ घुमाओगे उसमें कोई बीच में ये थोड़ी आ रहा बैरियर, बैरियर थोड़ी आता है, इसीलिए अप्रतिघात होता है। आकाश क्या होता है, अप्रतिघात होता है। उसी तरह यदि अपन बात करें कि
जो भू है ना, भू यानी पृथ्वी है, वो क्या होती है, खर युक्त होती है। फिर जल की बात करें तो द्रव गुण युक्त होती है। अनिल की बात करें तो चल गुण होता है, और तेज अग्नि की बात करें तो उष्णता का गुण पाया जाता है। तो ये आपको लक्षणों में लिख सकते हो। एक तो क्या मैंने बताया, आकाश के बारे में लिखना ही है, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद ये भी कोटेशन सहित ये याद होना चाहिए, हर एक में आएगा, हर एक में लिखना पड़ेगा अलग अलग डिस्क्राइब में, ठीक है। तो इसलिए कोटेशन याद होना चाहिए सभी को। खरत द्रवत चलत उष्णत भूचल अनिल तेजसाम आकाश अप्रतिका। तो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम, क्रम से है, ठीक है, एक गुण बता रखे हैं ना, लक्षण बता रखे हैं, वो किसी एक क्रम में बता रखे, इसलिए यहाँ पर यथाक्रमम आया। फिर बात करते हैं अपन आकाश के गुण। तो आकाश के गुण यदि वो पूछता है प्रशस्त भाष के अनुसार, किसके, प्रशस्त पात के अनुसार आकाश के गुण कितने होते हैं, तो ध्यान रखना सब में अपन पढ़ेंगे प्रशस्त भाष के। जो कारण द्रव्य है ना, पांच तो महाभूत और काल आत्मा, इन सभी में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रशस्त भाष ने कितने गुण बता रखे हैं। तो ध्यान रखना, आकाश पढ़ा तो सबसे कम आकाश में 6 गुण होते हैं। फिर आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें 9 हो जाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे तो 11 हो जाएंगे, फिर आगे वाले में पढ़ेंगे तो इसी तरह 14 हो जाएंगे, और उससे आगे वाले महाभूत में पढ़ेंगे तो उसमें कितने, 14 हो जाएंगे। जबकि अपन काल की बात करेंगे तो उसमें 5 होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको सभी याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रसिद्ध भाष के जो गुण है वो सभी में पूछेगा, सभी महाभूत और जो कारण द्रव्य उन सभी में बता रखे। तो अपन कैसे याद रखेंगे इन गुणों को, तो देखो ये कॉमन है, संख्या है उसका संयोग करते हैं ना, संख्या है उसका संयोग और विभाग, ध्यान रखना वियोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, विभाग कर रहे हैं। तो ध्यान रखना संख्या है उसका संयोग और विभाग करते हैं तो अपने को क्या, पृथक परिमाण मिलते हैं, क्या मिलते हैं, पृथक परिमाण मिलते हैं, ना कि रिजल्ट। परिमाण होता है मैग्नीट्यूड और परिणाम होता है रिजल्ट। तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, परिमाण मिल रहा है यानी मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना आप सभी यहाँ पर। तो क्या बोला मैंने, संख्या है उसका संयोग और विभाग किया तो क्या मिला, पृथक परिणाम। तो ये याद हो गए 5, तो ये 5 सभी में कॉमन होंगे, ठीक है। बस अपने को याद कौन सा रखना है, अब इसका भी एक कॉमन आता है, जैसे आकाश है तो आकाश की तन्मात्रा कौन सी है, तो शब्द है, तो शब्द उसका मेन गुण हो गया। तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, हर एक का लिखेंगे अपन, जो भी आएगा, जल आ गया तो उसका लिख देंगे। तो ये 5 लिख लिए अपन ने, फिर इसमें एक इंक्लूड कर लिया, ठीक है शब्द। अब ये शब्द जो 6 है वो आगे वाले में चलते रहेंगे, है ना, ये 6 यहाँ बना लिए, अब 6 आगे वाले में भी होंगे। अपन जानते हैं कि जो भी महाभूत बनता है वो मिक्सिंग होके बनता है ना, पंजीकरण के सिद्धांत में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, तो पढ़ा होगा वहां पर कि जैसे कोई आकाश है तो आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई, वायु की उत्पत्ति हुई। तो जो आकाश के जो भी कैरेक्टर थे वो किसमें, वायु में चले गए, है ना। तो आकाश के जितने भी कैरेक्टर थे वायु में चलेगा। अब वायु से किसकी उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो अग्नि में क्यों किस किस के लक्षण आ जाएंगे, आकाश के भी आएंगे और वायु के भी आएंगे। इसी तरह जो प्रशस्त भास्कर ने गुण बताया आकाश के, वो 6 ही गुण किसमें, वायु में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन वहां पढ़ेंगे 9 गुण, तो उसमें थोड़े बहुत और इंक्लूड करेगा, लेकिन ये 6 तो यहाँ याद होने चाहिए। तो इस तरह ध्यान रखना, प्रसिद्ध भाष के अनुसार आकाश के कितने 6 गुण होते हैं, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक परिणाम और एक होता है शब्द, ठीक है। मेन तो लिखना ही पड़ेगा, मेन इसका जो है तन्मात्रा वो तो लिखनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्रसिद्ध भाष के अनुसार कितने, आकाश के 6 गुण होते हैं, ध्यान रखना है ना, पीजी में भी पूछता। अब देखो सुश्रुत ने क्या बता रखा, सत्व और स्तंभ के हिसाब से बता रखा आकाश में क्या होगा। तो देखो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से याद रखाता हूँ ये सारे चीजें। तो देखो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि आप सभी जानते होगा आकाश में क्या होते हैं, भगवान होते हैं। और भगवान जो भी होते हैं वो सात्विक होते हैं ना, वो गलत नहीं हो सकते, तामसिक प्रकृति हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए जो आकाश में कौन है, भगवान है। तो आकाश महाभूत भी क्या होगा, सत्व गुण युक्त होगा, ठीक है। तो सत्व गुण युक्त हो गया आकाश महाभूत। तो ध्यान रखना सुश्रुत ने कैसे बता रखे इनके गुण में, सत्व और स्तंभ के हिसाब से बता रखे, यानी उसमें अधिकता किसकी होगी, सत्व और स्तंभ के, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या याद रखेंगे, आकाश है उसमें सत्व बहुलाम आकाश है, ये कोटेशन याद होना चाहिए। लेकिन अपने को तभी याद होगा जब चीज समझ में आएगी, तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आकाश में क्या हो गया, सत्व बहुलम, है ना, सत्व की बहुलता होती है, अधिकता होती है सत्व गुण की। तो ध्यान रखना इस हिसाब से। फिर बात करते हैं ये जो आकाश महाभूत है वो शरीर में क्या भाव उत्पन्न करता है। तो देखो आप सभी जानते हो शब्द, शब्द आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है, जो कि है ना। फिर स्रोत सुनने का काम, लाघवता लघुता लाता है, सूक्ष्मता लाता है और विवेक करने का काम करता है। ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। फिर बात करते हैं चिकित्सा में क्या यूज है, जो समन चिकित्सा, समन औषधियां होती है उनमें आकाश महाभूत अधिकता होता है। इसलिए जितनी भी समन औषधियां देते हैं अपन, उनमें कौन से, आकाश महाभूत की अधिकता है। और श्रोतोषों का अवरोध हो रखा उनको दूर करने के लिए भी कौन सा, आकाश महाभूत जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये चीज आप चिकित्सा में लिख सकते हो। तो इसके पॉइंट पॉइंट बना के अपन ने याद रखे, ठीक है। उसी हिसाब से अपन आगे वाले महाभूत की बात करें कि जो आकाश था उसके बाद कौन सा, वायु आता है ना। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पढ़ते हैं, तो आकाश के बाद वायु महाभूत आया। अब वायु में भी अपन वही पॉइंट बनाएंगे, व्युत्पत्ति क्या है, तो वाह गति गंधर्व धातु से वायु की उत्पत्ति हुई है, या वाद की, वाद भी कह सकते हैं, वाद जो शब्द है ना उसकी व्युत्पत्ति भी सेम लिख सकते हो। वाह गति गंधर्व धातु से किसकी उत्पत्ति हुई है, वात या वायु की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखना, वात का जो वायु का मतलब क्या होता है, गति करना, है ना, गतिमान होना। इसका वाद का क्या हो गया, ये
इसका अर्थ का शब्द का अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसके पर्यायों की बात करें तो हम सभी जानते हैं, वात भी बोलते हैं इसको, मरुत भी बोलते हैं, अनिल भी बोलते हैं और पवन भी बोलते हैं, इसको पर्याय हो गए वायु के, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें तो आप सभी जानते हो कि देखो मैं बता रहा था कि आकाश की उत्पत्ति तो कैसे हुई है, या तो उसके तन्मात्रा से हुई या किसी से नहीं हुई, या अव्यक्त से इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा मान। लेकिन जो अपन वायु है तो वायु किससे, आकाश से मिलकर ही तो बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, आकाश महाभूत से होती है ना। या कह सकते हैं कि इसकी तन मात्रा, अब इसकी तन मात्रा किसे याद रखोगे कि आकाश था, आप कहते हो ना जैसे आकाश है, जैसे कि आप कहाँ पर चले गए, जैसे कि पहाड़ों पे चले गए, बहुत ज्यादा पहाड़ है और वहां जाके आप चिल्लाते हो, है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर खुला है, मतलब आकाश है, तो आकाश में चिल्लाते हो तो वो शब्द वापिस सुनाने लगते हैं, इसीलिए उसकी जो तन मात्रा है वो क्या होती है, शब्द तन मात्रा होती है, किसकी, आकाश महाभूत की। जबकि अपन बात करते हैं कि वायु, जब भी वायु चलती है तो अपने ठंडी वायु चली तो अपने को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका गुण क्या हो गया, इसका जो तन मात्रा है वो क्या हो गया, स्पर्श तन मात्रा हो गया। इस तरीके से याद रखना आप सभी चीजों को, ठीक है। इसीलिए देखो एक तो उसकी तन मात्रा से उत्पन्न हुआ, या फिर कह सकते हैं इससे पहले वाला जो महाभूत है उससे इसकी उत्पत्ति हुई, तो आकाश महाभूत से वायु की उत्पत्ति हुई। दोनों आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हो आराम से। फिर यदि लक्षणों की बात करें तो आप सभी जानते हो क्या क्या लक्षण है, इसमें पहले वाला महाभूत का भी लक्षण होगा और इसका भी लक्षण होगा। तो पहले जो सॉरी इसमें मैं कुछ गलत बता दिया, जो स्पर्श वायु है ना, स्पर्श वाला, वो इसके लक्षणों में लिख सकते हैं अपन के, स्पर्शवान होता है, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हो, रूप नहीं, ये चीज मत याद रखना, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा याद रखना, इसमें क्या होगा, स्पर्श होगा, ठीक है, जो स्पर्श गुण है वो होगा। फिर बात करते हैं अपन अगले कि देखो मैं बता रहा था कि लक्षणों में यही कोटेशन लिखना है आपको सभी में, खरत्व, द्रवत्व, चलत्व, उष्णत्व, भूचल, अनिल, तेजसाम, आकाश, अप्रतिघातो, दृष्टम, लिंगम, यथाक्रमम, यानी कि खर, द्रव, यानी अपन बात करनी है अपने को वायु की, तो अनिल का क्या हो गया यहाँ पर, चल हो गया, अनिल है ना वायु, वायु का क्या गुण होगा, तो चल होगा, तो ये याद रखना यहाँ पर, है ना, ये नीचे भी लिख रखा चलत्व जल, ये वायु का लक्षण होता है, तो वायु के लक्षण में ये कोटेशन लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना आपको, और डायरेक्ट उसमें कोटेशन में से जो पूछ रहा है जिस महाभूत का उसका अलग से लिख दो। फिर वायु के गुण के बारे में बात करें तो जो प्रशांत भास ने कितने गुण माने हैं वायु के, 9 गुण माने हैं, तो मैंने कहा था 6 गुण तो वो हो गए, कौन से, ऊपर वाले, लेकिन उसमें क्या था, शब्द था, तो शब्द नहीं लेना, बस इसमें से इतना से याद रखना, शब्द नहीं लेना, लेकिन 5 थे वो तो लेना ही है, ठीक है, शब्द नहीं लेना, 5 थे वो ले लिए अपन ने, संख्या है, उनका संयोग है, उनका विभाग किया तो क्या आया, पृथक परिमाण आता, तो ये 5 हो गए, ठीक है। कैसे याद रखोगे, संख्या है उसका संयोग या विभाग करते हैं क्या होता है, पृथक परिमाण आता है, तो ये चीज 5 हो गई। उसके बाद अपने को इसका भी क्या लिखना है, तन्मात्रा लिखनी है, तो वायु की तन्मात्रा स्पर्श होती है, आपको याद रखा, ये इंक्लूड कर लेंगे, और उसमें क्या इंक्लूड करना है अपने को, परत्व अपरत्व संस्कार, ये 3 इंक्लूड करने हैं, ठीक है, परत्व अपरत्व संस्कार, ये 3 इंक्लूड करने हैं, परत्व अपरत्व संस्कार, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ये कितने इंक्लूड किए, 5 तो वो थे ही है ना, एक इसकी तन्मात्रा कर ली और परत्व अपरत्व संस्कार करते हैं तो कितने, 9 हो जाते थे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो वायु के गुण प्रशस्त पास के अनुसार याद रखना कितने होते हैं, 9 होते हैं, और उससे पहले वाले में आकाश में कितने थे, 6 थे, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब अपन सुश्रुत के अनुसार चलें कि इसके गुण बताओ, है ना, तो क्या होता है, देखो मैंने कहा था आकाश में क्या था, तो उसमें मैंने कहा था सभी भगवान ऊपर होते हैं और सात्विक होते हैं, सत्य बहुल होता है, लेकिन रज बहुल होता है, तो आपने देखा होगा वायु यानी इंद्र देव है वो कितने एक्साइटेड थे, है ना, रज प्रवृत्ति थी उनमें, एकदम थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता था। तो इंद्र है तो वो क्या है, हवा में चलता है, जैसे बादल है तो बादल हवा में ही तो उड़ते हैं, तो अपन कहते हैं ना इंद्र भगवान बरसाते हैं पानी, तो उससे रिलेटेड करके भी आप याद रख सकते हो कि हवा है तो हवा में क्या है, इंद्र, इंद्र का स्वभाव क्या होता है, रज प्रवृत्ति वाला होता है, इसलिए रजोगुण हो गया वायु में, कौन सा जो है जो गुण है वो कौन सा, रज गुण हो गया, तो रजो बहुल बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इस तरह याद रखोगे, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आपको क्या करना है, हर एक की चीजें जो एक साथ बता रहा हूँ ना वो अलग अलग एक साथ लिख लेनी है, ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए। तो पहले वाले में तो क्या बताया था मैंने, भगवान है वो सब कहाँ होते हैं, आकाश में होते हैं, इसीलिए सत्व प्रवृत्ति वाले होते हैं, लेकिन इंद्र है वो वायु में है, तो वायु में है तो क्या रज प्रवृत्ति वाला होगा, तो रजो बहुलो वायु, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं वायु के भेद। मैंने कहा था देखो वहां पर आकाश के कोई भेद नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, नित्य होता है, और नित्य के कभी भी भेद नहीं हो सकते, लेकिन जो वायु है वो अनित्य भी होती है। जैसे कि अपन बात करें, वायु 2 अवस्था में होती है, परमाणु रूप में और एक होती है कार्य रूप में, ठीक है। परमाणु रूप की बात करें तो वो तो नित्य होती है, उसके आगे भेद नहीं कर सकते, लेकिन वायु है अनित्य भी होती है कार्य रूप में, तो उसके कितने, हर एक जो भी महाभूत पड़ेंगे ना उनके तीन भेद पड़ेंगे, तीन भेद, जो भी आकाश को छोड़कर जितने भी अनित्य होंगे, है ना, वायु अग्नि जल पृथ्वी, उनके ये 3 भेद पड़ेंगे। कैसे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शरीर संज्ञक, अनित्य को कितने भागों में बांटेंगे सभी को, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक यानी शरीर में कैसे, अयोनिज, अयोनिज होता है, इसमें क्या लिखना, अयोनिज होता है, शरीर में क्या होता है, शरीर संज्ञा देते हैं अपन अयोनिज में, अयोनिज में कैसे, वायु लोक में,
ठीक है, ये लिख देना आपको, सब में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अयोनिज है तो अयोनिज में क्या होगा, तो यहाँ पर वायु की बात करें तो वायु लोक में लिखेंगे। ठीक है, तो शरीर संज्ञक में क्या है, अयोनिज में क्या लिखा, वायु लोक में। तो इसी तरह अपन इंद्रिय संज्ञक, इंद्रिय कौन सी होती है, अपन जानते हैं कि स्पर्श किस इंद्रिय द्वारा होता है, त्वक इंद्रिय द्वारा होता है, इसलिए इंद्रिय की संज्ञा किस में देते हैं अपन, त्वक इंद्रिय में देते हैं। फिर विषय संज्ञा, विषय की बात करें तो दो ही होते हैं यहाँ पर, एक तो शरीरगत भाव होता है, लोकगत भाव होता है। देखो जो वायु होती है ना वो शरीर में कैसी होती है, आप सभी जानते हो, प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान वायु, है ना, ये 5 वायु के नाम लिख दोगे शरीरगत में। लेकिन लोकगत में जो वृक्षों को हिलाती है वो वायु भी तो है ना, शरीर मतलब कंपन करवाती है वृक्षों को, तो वो वायु भी लोकगत वायु होती है जो कि पेड़ पौधों को हिलाने का काम करती है। तो विषय यानी कुछ काम है इसका, है ना, विषय यानी कोई काम है। तो विषय संज्ञक में कितना, शरीरगत भी होती है, लोकगत भी होती है। या आप लिख सकते हो अलग 5 प्रकार, याद है आपको, प्राण, है ना, प्राण, उदान, व्यान, ये शरीरगत है, जबकि लोकगत में जो पेड़ पौधों को हिलाती है वो वायु कौन सी हो गई, लोकगत वायु हो गई। तो इसके भेद इस हिसाब से याद रखना, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर अनित्य के हर एक में 3 पार्ट करेंगे, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। मैं इतना टाइम नहीं दूंगा वहां पर, ध्यान रखना। इंद्रिय संज्ञक है तो उसमें उस वाली जो गुण है जो वायु का, जैसे कि वायु का गुण क्या है, स्पर्श, स्पर्श कौन करती है, त्वक इंद्रिय। तो उसी तरह अग्नि जो रूप है, रूप को कौन देखता है, तो वो उसी इंद्रिय तरह बात करेंगे, चक्षु इंद्रिय देखती है ना, तो वो उस तरह अपन उसकी इंद्रिय निकाल देंगे। विषय संज्ञक में भी इसी तरह 2 भागों में डिवाइड करेंगे आगे वाले महाभूत को, तो ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद यदि अपन बात करें कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वायु के क्या भाव होते हैं, तो देखो यहाँ पर चरक ने बता रखा है, चरक ने शारीरिक स्थान के चौथे चैप्टर में बता रखा है कि स्पर्श, देखो एक तो उसकी जो गुण है वो भी लिखना है अपने को। तो स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय का काम करेगा, रुक्षता, प्रेरणा, है ना, और शरीर में चेष्टाएं जितनी भी होती है वात के कारण या वायु के कारण होती है। फिर अपने वायु का अपने आयुर्वेद में क्या यूज है, चिकित्सक महत्व क्या है, तो आपको पता है कि शरीर भाव का जितने भी प्रेरणा, उत्साह, है ना, ये जितने भी भाव होते हैं उनके लिए अपन वायु महाभूत युक्त द्रव्य ही उनको देते हैं, जो भी पेशेंट होगा उसको। तो इस टाइप से आप और खुद के हिसाब से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन ये जो मेन टॉपिक थे वो आपको याद रखने। फिर अपन नेक्स्ट महाभूत की बात करें, अग्नि महाभूत के बारे में, तो अग्नि महाभूत के बारे में भी वैसे ही पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले उसके पर्याय याद रखेंगे, पर्याय क्या है, तो अग्नि, अनल और वन्नी। क्या होता है इसके पर्याय, अग्नि, अनल और वन्नी, बहुत सारे पर्याय होते हैं लेकिन याद यही रखने हैं ताकि अपन लिख सके। फिर उत्पत्ति की बात करें तो देखो मैंने कहा था कैसे याद रखोगे उत्पत्ति, तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, अब वायु से किसकी उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना किसकी उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति हुई। अपन जानते हैं क्रम अनुसार, इसीलिए तो अपन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये क्रम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि ये क्रम के हिसाब से इनकी उत्पत्ति हुई। तो देखो यहाँ पर बोल रखा कि किससे, वायु से उत्पन्न हुई, यहाँ पर फर्स्ट वाले ने क्या बोल दिया, वायु से उत्पन्न हुई। तो फिर मैंने दूसरा ये भी बता था कि इनकी जो तन मात्राएं होती है उनसे भी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी जो है जैसे अपन आग, आग का क्या होता है, रूप होता है, तो इसलिए इसका रूप क्या हो गया, तन्मात्रा हो गया। तो इसके जो रूप तन्मात्रा है उससे भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यदि अपन लक्षणों में चले तो लक्षण मैंने कहा ही था, कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट वो कोटेशन याद रखना है आपको कि खरत्व, द्रवत्व, चलत्व, उष्णत्व, भूचल, अनिल, तेजसाम, आकाश, अप्रतिघात, दृष्टम, तिंगम, यथाक्रम, ये वाला। लेकिन अपने को अग्नि पढ़ रहे हैं तो अग्नि का जो गुण है वो कौन सा होता है, उष्णत्व होता है। ठीक है, तो उष्णत्व इसका लक्षण हो गया है, तो ध्यान रखना है उष्णत्व क्या हो गया, इसका लक्षण हो गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये कोटेशन पूरा लिखना है, उसके बाद आप अलग से लिख सकते हो, जैसे इसने लिख रखा उष्णत्व जल यह अग्नि का लक्षण है, इस तरह आपको लिखना है लक्षण में। फिर बात करें गुण के बारे में, तो गुण प्रसिद्ध भाष ने कितने, 11 गुण बताए। फर्स्ट में कितने थे, 6 थे। 6 कौन से थे वो भी मैंने बता दी, सेकंड वाले में 9 थे। अब 9 में क्या करना है अपने को, प्लस करने हैं 2। तो कौन से प्लस करने हैं, मैंने कहा था देखो, इसीलिए अपन मानते हैं कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, तो उसमें जो गुण है वो भी तो सेम रहेंगे, है ना। तो वायु के गुण जो 9 थे वो तो रखने ही है, प्रसिद्ध भाष ने कहा। तो उसमें क्या इंक्लूड करना है, रूप, और रूप तो करेंगे सही, मैंने कहा था हर एक की जो तन्मात्रा है वो तो इंक्लूड करनी है। तो अग्नि की जो तन्मात्रा है वो क्या होती है, रूप होती है। फिर बात करते हैं अपन जो अग्नि है ना उसमें द्रवत, आप कहोगे तो अग्नि में द्रवत तो कहाँ होता है, तो देखो कैसे होता है। अग्नि क्या होती है, जैसे ही जंगल में आग लगती है तो वो धीरे धीरे फैलने लगती है। अब जो फैलता तो कौन है, जो जिसमें द्रवत्व होता है ना, तो द्रवत्व का गुण जिसमें होगा वही तो फैलेगा। इसलिए आग क्या एक जगह लगती है लेकिन धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है, किस गुण के कारण, द्रवत्व गुण के कारण। तो ध्यान रखना अग्नि महाभूत है ना, उसमें कौन से प्रसिद्ध भाष ने गुण बताए, 11 गुण बता रखे, 9 तो वही हो गए जो कि वायु के थे, और ये ध्यान रखना है आपको, रूप और द्रवत्व इंक्लूड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। पीजी में बहुत पूछा जाते हैं ये वाले, और यूजी में तो पूछे ही जाएंगे, डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ लेता है वो गुण। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो सुश्रुत वाला है, सुश्रुत ने क्या बताया, सत्वर स्तंभ से बताया। तो अपन सभी जानते हैं अग्नि है, अग्नि में क्या है कि जैसे अग्नि कहते हैं ना अपन,
अग्नि से सीता माता है, तो सीता माता को अग्नि रूप से लेते हैं। तो जो सीता माता थी उसमें सात्विक वो भगवान तो थे, लेकिन एक तेज भी था उनमें, बहुत सारे मतलब ऐसे थे कि एकदम गुस्सा हो जाते थे। ठीक है, तो सत्व और रज दोनों ही थे उनमें। जैसे इंद्र गुस्सा होता था अर्जेंटली, तो उसी तरह इस स्टोरी से याद रख सकते हैं सत्वरज यानी कि किसमें होता है, अग्नि। अग्नि है तो किससे रिलेट कर लिया अपन ने, उस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। तो सत्वरज बहुल होता है ना, तो इस तरह याद नहीं रहेगा। उससे पहले अपन ने वायु पढ़ा था, तो वायु को इंद्र से को रिलेट किया था और वहां पर ध्यान रखा था रज। उससे पहले आकाश देखा था, तो आकाश में क्या देखा था, सभी भगवान आकाश में होते हैं, इसलिए सत्व होता है वहां पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना था कि लॉन्ग टाइम तक आपको चीजें याद रहे। फिर बात करते हैं तेज के भेद। मैंने कहा था कि आकाश के कोई भेद नहीं होते क्योंकि नित्य होता है। फिर वायु के भेद किए थे अपन ने। फिर बात करते हैं अग्नि के भेद की। तो अग्नि के भेद भी दो ही प्रकार, परमाणु रूप में नित्य होता है जबकि कार्य रूप में अनित्य होता है। अनित्य के भेद होते हैं वही सेम वाले, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक में मैंने कहा था अयोनिज लिखना है। अयोनिज में कैसे कि जैसे आदि आदित्य लोग में। ठीक है, आपको डायरेक्ट अयोनिज लिख देना, उसको छोड़ देना, बाकी वो देखता रहेगा। फिर इंद्रिय संज्ञक की बात करें अपन, तो इंद्रिय संज्ञक में कौन सी इंद्रिय काम करती है, चक्षु इंद्रिय यहाँ पर काम करती है, तो इसलिए आपको इंद्रिय संज्ञा किसमें दे रही है, चक्षु इंद्रिय में। फिर विषय संज्ञक की बात करें तो आप सभी जानते हो कि कितने प्रकार की जो विषय होते हैं ना, अपनी जठराग्नि के रूप में भी काम करती है। तो विद्युत यानी कि दिव्य, दिव्य किसको बोलते हैं, जो विद्युत जो बिजली गिरती है ना वो वाली, तो वो भी हो गया। इसके चार टाइप होते हैं विषय संज्ञक में। कितने टाइप होते हैं, एक तो जठराग्नि औदर्य बोल रहे हैं, एक दिव्य, दिव्य यानी कि जो बिजली चमकती है ना, बिजली कड़कती है वो वाली। फिर बोलते हैं भौम, यानी भूमि में जो गर्मी होती है, तेज होती है ना, भूमि में जो जैसे ज्वालामुखी फटता है, तो वो वाला भी हो गया। फिर बात करते हैं आक्रज। आक्रज में जो सोना चांदी में जो तेज होता है ना, चमकते हैं, वो किसके, अग्नि के कारण चमकते हैं। तो देखो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछ लेता है वो कभी कभी कि जो तेज के भेद हैं वो बताओ, तो डायरेक्ट आपको ये भी बताने पड़ सकते हैं ना, भौम, दिव्य, औदर, आक्रज। तो ये पता होना चाहिए आपको, किस में आते हैं, विशेष संज्ञक में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तेज के कितने, दो टाइप पढ़ लिए, नित्य अनित्य। अनित्य के तीन होते हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विशेष संज्ञक। विशेष संज्ञक के कितने पढ़े अपन ने, चार पढ़े, भौम, दिव्य, औदर्य, आक्रज। इनका मतलब पता होना चाहिए। भौम का मतलब कौन सा हो गया, जो भूमि में है ना, ज्वालामुखी के रूप में जो गर्मी निकलती है वो तेज हो गई। दिव्य, दिव्य यानी कि जो बिजली कड़कती है वो विद्युत आती। फिर बात करते हैं औदर्य, यानी कि अपन बात करें किसकी, अपने जो पेट में आमाशय में पाई जाती है जाठराग्नि, उसके बारे में। आक्रज यानी कि जो सोना चांदी चमकते हैं ना, उनके बारे में अपन देखते हैं। फिर बात करें अपन, अगला टॉपिक क्या लेंगे इसके बाद, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में क्या भाव उत्पन्न करती है अग्नि। तो देखो आपको पता है कि एक तो उसकी तन्मात्रा रूप हो गया, अब ये काम क्या करती है देखने का, तो चक्षु इंद्रिय करती है ना, दर्शन करने का काम करती है। फिर प्रकाश, पाचन क्रिया करने का, उष्ण है ना, शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम भी अग्नि महाभूत करता है। फिर तेज महाभूत का या अग्नि महाभूत का अपने चिकित्सक महत्व क्या लेते हैं, तो आप सभी जानते हो, दाह, पाक, पाचन की औषधियां देते हैं, उनमें कौन सा, अग्नि महाभूत होता है। फिर मंदा अग्नि हो रखी तो उसको ऐसे द्रव्य देंगे अपन जिनमें अग्नि महाभूत प्रदान हो, है ना। इस टाइप से आप लिख सकते हो आयुर्वेदा में क्या यूज है इसका, या चिकित्सक में क्या यूज है। अगला महाभूत पढ़ते हैं अपन, अग्नि महाभूत के बाद क्या आंसर, जल महाभूत पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल महाभूत की देखते हैं। तो सबसे पहले पर्याय देखते हैं, तो आप इसका पर्याय होता है, आप मतलब आप भी बोलते हैं, वारी बोलते हैं और नीर बोलते हैं। ठीक है, नीर मतलब पानी होता है, तो जल महाभूत के ये पर्याय हो गए। फिर उत्पत्ति की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इससे पहले वाला महाभूत जल महाभूत आया था, जल महाभूत से क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, है ना। अपन सभी जानते हैं, देखो आकाश था, आकाश में कहीं ना कहीं पृथ्वी बनी होगी, तो मतलब जो पृथ्वी कैसे बनी हुई होगी, तो देखो अपन जानते हैं कैसे उत्पन्न हुआ। तो उसमें आकाश है तो कोहरा, मतलब खाली जगह, उसमें वायु आ गई। फिर वायु आई तो कहीं ना कहीं उसमें पत्थर, छोटे छोटे कण थे, वो एक जगह इकट्ठे होते गए और इकट्ठे होते गए। तो देखो फिर क्या बना उसमें, अग्नि, यानी बहुत गर्मी। अपन कहते हैं कि ज्वालामुखी का अपन ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, तो वहां पर अपन ने देखा था कि सबसे बड़ी बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था कि बहुत बड़ा सूरज था, वो धीरे धीरे क्या होता गया, तो अग्नि महाभूत मान सकते हैं उसको। अग्नि महाभूत से किसकी उत्पत्ति हुई, जल, यानी धीरे धीरे वो शांत होता गया, शांत होता गया, तो किसमें, थोड़ा थोड़ा पार्ट जल में परिवर्तित होगा। इसीलिए अपन कहते हैं जो भी उत्पन्न हुआ वो कहाँ से, महासागर से उत्पन्न हुआ। तो महासागर मतलब बड़े बड़े पार्ट जल महाभूत बन गया। अब जहां पर जल सूखता गया वहां पर क्या बनती गई, धरती बनती गई, पृथ्वी बनती गई। तो इसी प्रकार से एक क्रम ऐसे भी अपन मान सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति का क्रम ये इस टाइप से भी हुआ होगा। तो इसीलिए अपन एक क्रम फॉलो कर रहे हैं, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। कैसे हुई ये मैंने बता दिया। अब देखो आप इस उत्पत्ति देखते हैं, तो अग्नि महाभूत से इसकी उत्पत्ति हुई, या कह सकते हैं इसकी तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, रस तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये चीज आप समझ सकते हो। उसके बाद यदि बात करते हैं अपन जल के लक्षण के बारे में, मैंने कहा डायरेक्ट कोटेशन याद रखना है आपको, खरत, द्रवत, चलत, उष्णत्व, भूचल, अनिल, तेज, शाम, आकाश, अप्रतिघातो, दृष्टम, लिंगम, यथाक्रमम। ठीक है, ये कोटेशन याद होना चाहिए। जल है तो जल या महाभूत का क्या होता है,
लक्षण द्रव होता है। ठीक है, द्रवत्व इसका लक्षण हो गया, तो ये चीज ध्यान रखनी। फिर जल के गुण की बात करें, प्रसिद्ध भाष ने 14 गुण माने हैं, और इसके अगला वाला जो पृथ्वी आएगा उसमें भी 14, लेकिन अपने को क्या करना है, वहां पर जो स्नेह है ना, इसके पूरे नहीं लेंगे, उसमें से स्नेह की जगह कुछ दूसरा लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि 14 करेंगे तो जैसे कि देखो, पहले तो ये बता देता हूँ कि इस महाभूत, जल महाभूत में जो 14 आए ना, वो कैसे आए। तो मैंने कहा था जो 11 थे, इससे पहले वाले में कितने थे, 11 जो 11 गुण थे वो 11 ले लिए, लेकिन अपने को कितने इंक्लूड करना है, एक तो रस इंक्लूड किया, रस करेंगे ही सही, क्योंकि इसकी तन मात्रा है वो तो करनी है। ठीक है, रस की। अब देखो, इसमें आप जानते हो कि जल है वो भारी होता है, तो गुरुत्व इंक्लूड करना है। क्या करना है? गुरुत्व। लेकिन स्नेह, पानी है उसमें स्नेहता भी तो पाई जाती है, इसलिए स्नेह गुण भी क्या किया, इंक्लूड किया। तो रस, गुरुत्व और स्नेह तीन इंक्लूड कर दिए, 11 में कितने हो गए, 14 होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, रस, गुरुत्व और स्नेहत्व, ये किस कर दिए अपन ने 11 में, तो कितने हो गए, 14। तो ये 14 जो 11 थे वो तो इंक्लूड करने ही है, और रस, गुरुत्व और स्नेह ये किए तो 14 हो गए। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार देखें तो क्या होता है। मैंने सबसे पहले आकाश में बताया था कि आकाश में कौन सा गुण प्रदान होता है, सत्व गुण होता है। उसके बाद क्यों होता है, क्योंकि भगवान वहां पर होते हैं। फिर इंद्र के कारण मैंने वायु में बताया था रज गुण होता है। फिर अग्नि में बताया था, सीता माता से याद रखना, सीता माता में क्या था, भगवान थी इसलिए सत्व था, लेकिन उनको गुस्सा बहुत होते थे, वो गुस्सा थोड़ी देर में बहुत गुस्सेल हो जाते थे, तो इसलिए उनमें कौन सा सत्व और रज गुण प्रदान होता है। किसमें? अग्नि महाभूत से कंपेयर किया था अपन ने, किसको, सीता माता को, इसलिए सत्व रस महाभूत प्रदान थी। अब अपन बात करते हैं जल महाभूत की। जल महाभूत में कौन सा प्रदान होगा, तो देखो आप सभी को बताता हूँ, मैं कहानी के माध्यम से याद रखने की कोशिश करता हूँ कि देखो इसके पीछे एक स्टोरी है। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो शेषनाग, जब वो, आपने देखा होगा कि वो जैसे ही बोल समुद्र में, उसमें तालाब में गिरी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सांप या स्नेक था बहुत बड़ा, तो वो क्या था, तामसिक प्रवृत्ति का राक्षस था। तो उसको मारकर भगवान भी जल में गए थे ना मारने के लिए, तो सत्व तो भगवान का गुण हो गया, और जो राक्षस था वो जल में था, तो उसका तम प्रवृत्ति होती है। ठीक है, राक्षसों की सबकी तम प्रवृत्ति होती है, इसीलिए जल में गए थे। तो जल महाभूत में कौन कौन होते हैं, सत्व और तम। ठीक है, तो सत्व तम बहुल किसमें होते हैं, जल महाभूत में होते हैं। तो इस तरह अपने को याद रखना है। फिर बात करते हैं जल के भेद के बारे में। तो जल के भेद के बारे में यदि देखें तो देखो, मैंने कहा था जल नित्य अवस्था में परमाणु रूप में है तो नित्य, और जबकि कार्य रूप में तो अनित्य। इसके भी तीन भेद करेंगे, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक की अयोनिज की बात करेंगे तो वरुण लोक में होता है, जैसे कि अपन देखते हैं ना, शरीर संज्ञक अपने जल होता है ना शरीर में, बॉडी में। वो इंद्रिय संज्ञक की बात करें तो कौन सी इंद्रिय जल को धारण करती है, तो रसेंद्रिय है ना, जीवा इंद्रिय इसको धारण करती है, तो रसेंद्रिय हो गई। फिर बात करते हैं विषय संज्ञक की। तो विषय संज्ञक में समुद्र है ना, जो भी जल है धरती पर जो भरा हुआ जल है वो विषय संज्ञक में आ जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है इनके भेद, और इसी टाइप में टेबल बना के लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर देगा एग्जामिनर, इसलिए ध्यान रखना। फिर आयुर्वेद अनुसार शरीर में क्या भाव उत्पन्न करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उत्पन्न करते हैं। रस उत्पन्न करता है, उसके रसेंद्रिय उत्पन्न करता है, मृदुता, स्नेहता, क्लेदता, शरीर, ये आपको सभी आ जाएगा, क्योंकि ये आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ रहे हो, फिर कहीं और जगह भी पढ़ोगे, एनाटॉमी है ना, इनमें भी पढ़ोगे, तो वहां पर भी यही भाव आएंगे जो जल महाभूत है, रस है ना, रसेंद्रिय, शैत्य, फिर मधुता, स्नेह, क्लेद, इस तरह पढ़ोगे बार बार तो आपको याद हो जाएंगे। इसलिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आकाश शरीर में क्या भाव उत्पन्न करता है, कौन, जल महाभूत। तो ये चीज ध्यान। फिर देखो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट याद रखना, जल महाभूत की कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्थाएं होती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो जल महाभूत की कह सकते हैं 4 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी, अम्ब, मरीचि, मर, अप। कौन सी, अम्ब, मरीचि, मर, अप। अम्ब, मरीचि, मर, अप, इस अवस्थाओं के चारों के नाम रट लेना। अब क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अम्ब होता है सूर्यमंडल के ऊपरी भाग, जैसे जहां पर सन होता है उससे भी ऊपर वाले पार्ट में बात करें तो वहां पर अम्ब होता है। जैसे कह सकते हैं जहां पर वो कंडीशन होगी जहां पर H2O, जहाँ H2O किस अवस्था में होगा, H अलग होगा और उसका ऑक्सीजन अलग होगा, उस अवस्था में क्या बोलेंगे, अम्ब बोलते हैं। मरीचि, मरीचि की बात करें तो अंतरिक्ष में स्थित जल है वो क्या कहलाएगा, मरीचि कहलाएगा, जिसमें हाइड्रोजन भी अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है, लेकिन वो ऐसी कंडीशन है जहां पर दोनों मिल भी सकते हैं ना, जहां पर पानी महसूस हो सकता है, वो अवस्था कैसी, मरीचि कहलाती है। तो ध्यान रखना, अम्ब आपको पता पड़ गया है कहाँ है, सूर्य से ऊपर वाले, जहां पर दोनों अलग है कभी मिल नहीं सकते, तो वो अवस्था अम्ब कहलाती है। अम्ब यानी कि आकाश में है ना, अम्ब। फिर मरीचि की बात कहाँ की थी मैंने, अंतरिक्ष में की थी, जहां पर दोनों मिल सकते हैं, H2O है ना। फिर बात करते हैं मर, जो धरती की अवस्था, यानी लोग कहाँ मरते हैं, धरती पर ही तो मरते हैं। मर, मर अवस्था कहाँ हो गई, धरती पर हो गई, तो जो धरती पर जितना भी जल भरा हुआ है वो कौन सा, मर कहलाता है। फिर बात करते हैं अप यानी कि जो बोरवेल खोद के अपन धरती में से पानी निकालते हैं वो अप कहलाता है ना। तो 4 अवस्थाएं होगी, अम्ब, मरीचि, मर, अप। तो ध्यान रखना, सबसे सन से ऊपर है यानी कि सूर्य से भी ऊपर है, जो कि वो कौन सा कहलाएगा, अब कहलाएगा। मरीचि जो अंतरिक्ष में है, फिर मर जो धरती पर है, फिर अब की बात करें तो
ये हो गया। या मरीची अपन समझ सकते हैं, जो बादल है ना वो मरीची कहलाते हैं, और अम्ब यानी कि जो ऊपर है बादलों से भी वो अम्ब कहलाता है। ठीक है, तो अम्ब मरीची मर अब, ये ध्यान रखना। जल की कितनी 4 अवस्थाएं होती है, पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके यूजी में 2 नंबर में पूछ रखा है क्वेश्चन। फिर बात करते हैं जल महाभूत की चिकित्सक महत्व क्या है। तो चिकित्सा में क्या महत्व है, तो आप सभी जानते हो, क्लेत्ता उत्पन्न करनी है या जो भी जल महाभूत रिलेटेड कोई आपको शरीर में भाव उत्पन्न करवाना है, तो आप इस जल महाभूत युक्त द्रव्यों का ही क्या करोगे, सेवन कराओगे। ठीक है, ये चीज अपन सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। फिर अपन बात करें जैसे कि और बात करें तो जल महाभूत द्रव्य कब की वृद्धि करवानी, कब का श्रेय हो गया, तो जल महाभूत युक्त आप द्रव्यों का सेवन करवाने के लिए सजेस्ट करते हो, तो ये चीज आपने पढ़ी। फिर बात करते हैं पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत आया इसके बाद, कौन सा, जल महाभूत के बाद पृथ्वी महाभूत। वही पॉइंट है, पर्याय लिखेंगे, क्या होता है इसके, भूमि वसुंधरा पृथ्वी, है ना, इसके पर्याय लिखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा सेम चल रहे, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ इस लेक्चर में। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज मैंने समझा दी, उसी के बाद उन्हीं को तो रिपीट कर रहे, बस वो टॉपिक अलग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर पर्याय है वो क्या हो गए, भूमि वसुंधरा पृथ्वी हो गई। फिर उत्पत्ति की बात करें तो मैंने वही बताया था, यहाँ पर इससे पहले वाला महाभूत जल आया था, और जल महाभूत से इसकी उत्पत्ति मान सकते हैं, या इसके तन मात्रा, यानी कि इसकी तन मात्रा अपन कहते हैं ना पृथ्वी, यानी मिट्टी में खुशबू है, तो मिट्टी में खुशबू है तो मिट्टी किस पे है, पृथ्वी पर ही तो है, तो पृथ्वी से खुशबू आती है यानी गंध आती है ना, तो गंध की तन मात्रा किसकी हो गई, पृथ्वी महाभूत की हो गई। तो इस महाभूत जो तन मात्रा है इससे भी इसकी महाभूत की उत्पत्ति होती है, यानी गंध तन मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, या कह सकते हैं इससे पहले वाले महाभूत से इसकी उत्पत्ति हुई, ये अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति में क्या लिख सकते हो आप, ये अलग अलग, आपको सिर्फ ये याद रखना है किस किस से उत्पत्ति होती है, पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। फिर यदि लक्षण के बारे में बात करें तो मैंने डायरेक्ट वो कोटेशन याद रखने के लिए आपको बोला था, है ना। तो खरत्व द्रवत्व चलत्व उष्णत्व भूजल अनिल तेज शाम आकाश अप्रतिका, तो दृष्टम लिंगम यथाक्रम। तो देखो यहाँ पर खर है, खर होता है, खरत्व इसका लक्षण हो गया किसका, पृथ्वी महाभूत का, तो ये ध्यान रखना। फिर पृथ्वी के गुण की बात करें तो प्रसिद्ध पास है, उसने कितने 14 गुण माने, तो इससे पहले वाला जो था जल महाभूत उसके भी कितने थे, 14 थे। तो मैंने कहा था वहां पर एक हटा देंगे अपन, कौन सा हटाएंगे वो भी मैंने बता दिया था, है ना, स्नेहता हटा देंगे, क्योंकि जल में स्नेहता पाई जाती है, यहाँ पर स्नेह नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर हटा देंगे। क्यों, क्योंकि हटाना न्यू जरूरी था, क्योंकि इसकी तन मात्रा है वो भी तो इंक्लूड करनी पड़ेगी, यदि अपन उसमें इंक्लूड कर देते तो यहाँ पर 14 थोड़ी होते, यहाँ 15 हो जाते इसी में, इसलिए अपन ने स्नेह को हटा दिया, और वहां पर यहाँ पर क्या इंक्लूड कर दिया, गंध, गंध इसकी तन्मात्रा को इंक्लूड कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट कौन सा है, परिषद बास में स्नेह गुण को हटा दिया, किसका था वो, जल महाभूत का, उसमें से हटाकर गंध गुण इंक्लूड कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी तन्मात्रा भी अपने को इंक्लूड करनी थी, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या पढ़ लिया अपन ने, परिषद भास के अनुसार क्या पढ़ लिया अपन ने, इसके गुण पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं इसमें सुश्रुत के अनुसार देखें तो तमो बहुल होता है। आप सभी जानते हो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे तामसिक होते हैं, है ना, हर एक इंसान दूसरे इंसान को मारने या हराने की सोच रहा है, तो अपन कह सकते हैं ये प्रवृत्ति किसकी, राक्षसों की, और राक्षस कौन से, धरती पर ही है, ये सभी राक्षस हो गए, तो तामसिक प्रवृत्ति हो गई आजकल इंसानों की पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर कौन सा बहुल हो गया, तमो बहुल हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है, मैंने हर एक को याद रखवाया। आकाश है तो आकाश यानी भगवान कहाँ पर रहता है, आकाश, तो वो सत्व प्रवृत्ति वाला होता है, सत्व प्रवृत्ति आकाश की हो गई, सत्व बहुल हो गया। फिर मैंने कहा था वायु आई, तो वायु में कौन सा, रज बहुल हो गया। क्यों, क्योंकि इंद्र के कारण याद रखा था। फिर मैंने अग्नि, अग्नि का कंपेयर किसी सीता माता से किया था, तो सीता माता भगवान भी थी तो सत्व भी था और उसमें रज भी था, क्यों, क्योंकि वो गुस्सेल भी थी। फिर मैंने कहा था जल को कैसे याद रखोगे, तो मैंने कृष्ण भगवान को कहा वो गेंद लेने के लिए समुद्र में तालाब में गिर गए थे, तालाब में गिरने के बाद उस जो तामसिक प्रवृत्ति का राक्षस था स्नेह, है ना, जो नाग था उसको समाप्त करके आए थे, तो भगवान कहाँ गए थे, जल में, तो जल महाभूत में भगवान तो सात्विक होते हैं, तामसिक राक्षस था, सत्व तम बहुल था कौन, जल महाभूत। फिर बात करते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी पर सब क्या है, राक्षस प्रवृत्ति वाले, तम है वो सारे कहाँ, पृथ्वी पर है, तो इस तरह याद रखना है आपको ये पांचों। फिर पृथ्वी के भेद की बात करें तो मैंने हर बार बता रहा हूँ, पृथ्वी आकाश को छोड़कर सभी के भेद पढ़े हैं अपन ने। तो पृथ्वी भी क्या होती है, नित्य होती है और अनित्य होती है, परमाणु रूप में नित्य है, कार्य रूप में अनित्य है। इसके सेम पार्ट है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विशेष संज्ञक। शरीर संज्ञक में मनुष्य का शरीर हो गया, है ना, वो महाभूत पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है, तो शरीर संज्ञक में। इंद्रिय संज्ञक घ्राण इंद्रिय, अपन खुशबू कहाँ से सूंघते हैं, अपने नाक के द्वारा सूंघते हैं ना, तो गंध गुण को सूंघने के लिए घ्राण इंद्रिय का यूज करते हैं, तो इंद्रिय संज्ञक में आ गया। विशेष संज्ञक की बात करें तो विशेष संज्ञक में कहाँ हो गई, मृत्तिका, जो अपन घड़े जो भी बनाते हैं ना, जहाँ पर मिट्टी है, पहाड़ है, ये सब विशेष संज्ञक में आ गए। ठीक है, तो इस तरह याद रखना। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, आयुर्वेद, जो अपने शरीर में क्या भाव उत्पन्न करता है ये, तो गंध उत्पन्न करने का काम कर रहा है, घ्राण इंद्रिय यानी घ्राण का काम कर रहा है, गौरव स्थिरता और मूर्ति यानी कि एक आकार शेप देने का काम भी कौन करता है, पृथ्वी महाभूत करता है। फिर बात करते हैं अपन पृथ्वी महाभूत के चिकित्सा की महत्व के, यानी चिकित्सा में क्या रोल है, तो आपको पता है भ्रंगण चिकित्सा, या आपको मांस में अस्थि बढ़ानी है तो आपको कौन सी
पार्थिव द्रव्य यानी जिसमें पृथ्वी महाभूत युक्त होते हैं उन द्रव्यों का सेवन करवाएंगे, ताकि क्या हो, पृथ्वी महाभूत बढ़ सके। फिर बात करते हैं, देखो अपन ने यहाँ पर एक टॉपिक और है पंजीकरण का सिद्धांत, तो ये याद होना चाहिए। पंजीकरण का सिद्धांत कुछ नहीं है, आपको इतना सा याद रखना, हर महाभूत है उसमें, जैसे अपन क्रम पढ़ते हैं ना, आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। तो जैसे आकाश है तो वो एक पूरा महाभूत है, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे वाले महाभूत में चलते जाते हैं तो उसमें क्या होता जाता है, पहले वाले महाभूत के भी क्या होते हैं, गुण आते जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर आपके सामने एक गोला बना रहा हूँ, उसके ये गोल है, वैसे मेरे से गोल बनानी है, इसके मैं दो पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कितने, दो पार्ट किए, तो ये 1/2 दोनों तरफ हो गया। ठीक है, याद रखना ये गोल है और इसके मैंने कितने पार्ट किए, 1/2। तो मान लो ये एक महाभूत है, तो एक महाभूत में क्या होता है, 1/2। अब मैं इस 1/2 जो आधा पार्ट है इसका, इसके कितने, 4 पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कितने करूंगा, 4 पार्ट करूंगा। तो 4 पार्ट करूंगा तो ये कितना हो गया, हर एक महाभूत। जैसे मैं मान रहा हूँ कि ये पृथ्वी महाभूत है, तो पृथ्वी महाभूत है तो उसमें पृथ्वी महाभूत का कितना, 1/2 पार्ट तो होता ही है, कितना, आधा पार्ट। लेकिन 1/2 में कितने, 4 महाभूत और होंगे, यानी पृथ्वी महाभूत है तो पृथ्वी में 1/2 में क्या हो गया, पृथ्वी महाभूत। लेकिन जो 1/, जो मतलब 4 पार्ट है उसमें हर एक में 1/8 पार्ट क्या होगा इसका, हर एक महाभूत का होगा। जैसे जल महाभूत भी होगा, आकाश भी, इसमें कौन सा, जल महाभूत हो गया, आकाश हो गया, फिर कौन सा हो गया, अग्नि महाभूत भी हो गया, तो वायु भी हो गया। तो पृथ्वी महाभूत में 1/2 तो इसका पार्ट होगा, लेकिन 1/8 में सभी पार्ट होंगे, आधे आधे आधे। ठीक है, आधे पार्ट में भी आधा 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 करेंगे तो कितने, सभी पार्ट होंगे। इसी तरह अपना पंजीकरण का सिद्धांत है, बस इतना सा याद रखना है आपको पंजीकरण के सिद्धांत में कि क्या क्या चीजें बता रखी। जिस तरह यहाँ पर एक ग्राफ में बता रखा, उसी तरह मैंने इसको इस टाइप से समझा दिया, क्योंकि जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें ऐसे बता रखा था, है ना। इससे अच्छी तरह की समझ में आ जाता है कि एक गोला है, उसको आधा पार्ट करेंगे तो 1/2 1/2। अब 1/2 जो मेन महाभूत है उसका होता है, लेकिन 1/2 आधा पार्ट और बचा है, वो कितने, सूक्ष्म भागों में सभी महाभूत होते हैं, छोटे छोटे भाग। वही बता रखा, उसका आधा भाग, जैसे कोई महाभूत है तो उसका आधा भाग में सूक्ष्म महाभूत होता है, जो महाभूत बता रहा हूँ, और शेष आधे भाग में क्या होंगे, 4 महाभूत और होंगे, जो कितनी, 1/8 भाग में होंगे। जैसे मैं बात करूं, ये ग्राफ के माध्यम से समझा रखा, तो जो आकाश महाभूत है वो आकाश तो मेन होगा, तो आकाश को कितना गहराई रंग से बता रखा। फिर इसी तरह जो वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वो भी कितने, 1/8 में होंगे। ठीक है, तो इस तरह याद रखना आपको। फिर वायु है तो वो क्या, मेन होगा वायु, फिर वापिस उसके महाभूत होगा। इसी तरह जो पंजीकरण का सिद्धांत ये कह रहा कि एक महाभूत में 5 महाभूत होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अलग होती है। आधे पार्ट में तो मेन जो महाभूत है वो होगा, लेकिन जो अदर महाभूत बचे हैं, जो बचे वो भी होंगे, लेकिन कम मात्रा में होंगे। ये कौन सा, पंजीकरण का सिद्धांत है। डायरेक्ट एग्जाम में 5 नंबर में पूछते हैं पंजीकरण, तो आपको ऐसे ही समझाना है उसको। ठीक है, या तो ग्राफ से समझा सकते हो, या गोला बना के, या उसको आधे पार्ट में डिवाइड करके भी आप बता सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे।